ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की चौथी कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से हुई संधि के मुताबिक उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो शांति से अपना राज्य शासन चला रहा था। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल मार्क्विस वेलेस्ली तो टीपू सुल्तान को खत्म करने की कसम खाकर आया था। वेलेस्ली ने भारत आते ही टीपू के खिलाफ गुप्त षड्यंत्र शुरू कर दिए। उधर टीपू सुल्तान भी अपने जासूसों के जरिए खबर लेता रहता था। कहो राघव, कोई खास खबर? हाँ हुजूर, बहुत ही खास। अंग्रेज फिर से आप पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमला करने से पहले कोई इल्जाम लगाना भी जरूरी है, तो वो भी सोच लिया गया है। ताज्जुब है। एक तरफ अंग्रेज दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमला करने की सोचते हैं। लेकिन हुजूर, खबर बिल्कुल सच्ची है। ये देखिए, ये उस खत की नकल है जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने मद्रास के गवर्नर हैरिस को भेजा है। पढ़कर सुनाओ। रुको, आइए कृष्णराव जी, आइए आइए पूर्णिया जी। जी, क्या कोई खास खबर आई है? राघव तो खास खबर ही लाते हैं। नहीं पूर्णिया जी, राघव बहुत गंभीर खबर लाया है। वेलेस्ली के उस खत की नकल जो मद्रास के गवर्नर को लिखा गया है। जरूर कोई चाल खेल रहे होंगे फिरंगी। राघव, खत पढ़ो। इसमें मद्रास के गवर्नर हैरिस को वेलेस्ली ने लिखा है कि टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाओ कि वो फ्रांसीसियों के साथ गुप्त साजिश कर रहा है। टीपू ने अपने कुछ दूत जहाजों के जरिए मॉरिशस भेजे थे कि वे फ्रांसीसियों से बात करें, लेकिन अंग्रेज सेना ने उन दूतों को बीच में ही पकड़ लिया। काफी सोच समझकर वेलेस्ली चाल खेल रहा है। और खत के आखिर में लिखा है कि तुम तुरंत टीपू के खिलाफ हमले के लिए फौज जमा करो। हमें टीपू पर अचानक हमला करना है। इस मामले को एकदम गुप्त रखना। मैं तो शुरू ही से कह रहा हूं हुजूर, अंग्रेज यकीन के काबिल नहीं हैं। राघव, तुम जाओ। जी हाँ कृष्णराव जी, आपने ठीक कहा था। अब हमें भी अपनी तैयारी करनी होगी। क्यों पूर्णिया जी? मुझे तो राघव की बात पर यकीन ही नहीं होता। अच्छा हो किसी दूत को अंग्रेजों के पास भेजकर सच्चाई का पता कर लें। पूर्णिया जी, ये सलाह आप किसे दे रहे हैं? जी, मुझे क्या बच्चा समझते हैं आप? अगर ये साजिश गुप्त है तो वो क्यों बताएंगे हमें? और जब ये साजिश है तो ऊपर से तो वो यही दिखाएंगे कि हम तो अभी भी दोस्त हैं। आपने ठीक सोचा है। हमें कोई दूत भेजने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम अपनी ताकत मजबूत करें। मुझे तो नहीं लगता कि अंग्रेजों की तरफ से मैसूर पर कोई खतरा मंडरा रहा है। फिर भी अगर हुजूर ठीक समझते हैं तो सेना को तैयार कर लिया जाए। पूर्णिया जी, जी,
दुश्मन को कभी कमजोर या खामोश समझना सबसे बड़ी नादानी है। जी। मैंने जो फैसला किया है उस पर अमल करिए। अंग्रेज इतिहासकार खुद मानते हैं कि टीपू को बदनाम करने के लिए वेलेस्ली ने उस पर बहुत से झूठे इल्जाम लगाए। उसे कट्टर मुसलमान और हिंदुओं का विरोधी बताया, उसे गरीबों का दुश्मन और लुटेरा बताया, उसे नशेबाज कहा, जबकि ये सब झूठ था। दरअसल अंग्रेज टीपू की वीरता से घबराते थे और उस वक्त टीपू चौंक उठा जब उसे वेलेस्ली का भेजा एक खत मिला। पढ़िए कृष्णराव जी, गवर्नर जनरल वेलेस्ली अब क्या फरमाते हैं? हुजूर, इसमें आपको लिखा है कि आप समुद्र के किनारे के अपने सभी नगर और बंदरगाह अंग्रेजों के हवाले कर दें। ये मेरा हुक्म है। अगर आपने 24 घंटों के अंदर ऐसा न किया तो अंग्रेजी फौजें वहां हमला करके उन पर कब्जा कर लेंगी। अच्छा, तो अब इतनी हिम्मत कि टीपू को धमकियां देने लगे। मैं तो पहले ही से कह रहा हूं कि अंग्रेजों पर यकीन न करें। मुझे तो यह खत जाली लगता है। मेरी माने तो जल्दबाजी ना करें। कहिए तो मैं जाकर सारा मामला बातचीत से तय करने की कोशिश करूं। ठीक है पूर्णिया जी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम युद्ध की तैयारी ना करें। कृष्णराव जी, जी, कमरुद्दीन से कहिए कि वो हमारे सभी सेनापतियों से लड़ाई के लिए तैयार होने को कह दे। बहुत बेहतर है। 22 फरवरी 1799 अंग्रेजों की सेना ने टीपू के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसे चारों ओर से घेर लिया गया था। जनरल हैरिस के नेतृत्व में सेनाएं आगे बढ़ चलीं। टीपू सुल्तान ने अपने मंत्री पूर्णिया के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी ताकि वो दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकें। हुजूर, हुजूर, हुजूर। क्या कहना चाहते हो? तुम जंग के मैदान से क्यों चले आए? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। हुजूर, अंग्रेजों की फौज जब रायकोट के पास आ गई तो पूर्णिया जी ने हमारी फौज को 2 टुकड़ों में बांटकर हुक्म दिया कि जब तक वो ना कहें अंग्रेजों पर हमला ना करना। लेकिन अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे, हमारे अंदर भी जोश था। हमने उन्हें रोका और 200 अंग्रेज सिपाही मार दिए। इस पर पूर्णिया जी हम पर बहुत नाराज हुए कि बिना मेरे हुक्म के तुमने लड़ाई क्यों शुरू की। अपने सेनापति का हुक्म न मानने के लिए तुम्हारे लिए मौत की सजा भी कम है। हुजूर, मुझे कुछ दाल में काला लगता है, वरना आगे बढ़ती अंग्रेजी सेना को न रोकने का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, नहीं, हमें यकीन नहीं आता कि पूर्णिया जी मैसूर के साथ दगा करेंगे। टीपू सुल्तान अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। उसने अंग्रेजों को एक के बाद एक कई लड़ाइयों में भारी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज समझ गए कि टीपू को लड़ाई में हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी चाल चली। हुजूर, मुझे कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हमारे कुछ वफादार लोग अंग्रेजों से मिल गए हैं, लिहाजा आप बहुत फूंक फूंक कर कदम रखें। कृष्णराव जी, हम किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें कहना मुश्किल है, लेकिन टीपू को अपनी तलवार पर भरोसा है। हुजूर, मुझे तो यहां तक खबर मिली है कि
पूर्णिया जी और कमरुद्दीन अंग्रेजों की सेना के आसपास घूमते हुए देखे गए हैं। नमक हरामों से मैं बाद में निपटूंगा, पहले अंग्रेजों से निपट लूं। अंग्रेजों ने गद्दारों की कीमत देने के लिए अपना खजाना खोल दिया था। टीपू सुल्तान के बहुत से वफादार बिक चुके थे। उन्होंने ऐसी साजिश की कि टीपू को सही स्थिति का पता ही नहीं चलने दिया। उस समय टीपू श्रीरंगपट्टन के किले में था। अंग्रेजी सेना किले के फाटक तक पहुंच गई और टीपू के वफादार उसे यही कहते रहे कि अंग्रेजों की फौज तो मार खाकर भाग रही है। एक गद्दार ने किले का फाटक खोल दिया। टीपू अब सारी स्थिति समझ चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपने वफादारों की गद्दारी की वजह से वो अपने को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। फिर भी वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। इंसान की मौत एक बार आती है, इसलिए आखिरी वक्त तक किले की रक्षा करना हमारा फर्ज है। आगे बढ़ो। अंग्रेजों की भारी सेना किले के अंदर आ चुकी थी। टीपू और अंग्रेजों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। टीपू पर गोलियों की बौछार हो रही थी। अचानक एक गोली टीपू की बाईं ओर छाती में लगी। वो घायल हो गया, लेकिन उसने बंदूक नहीं छोड़ी। तभी दूसरी गोली दाहिनी ओर लगी। टीपू का घोड़ा भी बुरी तरह घायल हो गया था। वो लड़खड़ा कर गिरा तो घायल टीपू भी गिरा। उसकी पगड़ी भी गिर गई, लेकिन टीपू तुरंत उठकर खड़ा हो गया। दोनों तरफ से खून बह रहा था, पर टीपू की ताकत कम नहीं हुई थी। हुजूर, हुजूर आप बहुत घायल हो गए हैं। आप यहाँ से निकल चलिए। हाँ, आपकी जान खतरे में है हुजूर। आप कृष्णराव जी, 200 साल भेड़ की तरह जीने की बजाय 2 घड़ी शेर की तरह जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हुजूर मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं हटूंगा। आपने नहीं। कृष्णराव और कुछ वफादार सैनिकों ने टीपू को एक पालकी में बिठा दिया। तभी टीपू ने नमक हराम सेनापतियों को देखा। उसने वहीं से निशाना साधकर तीनों को ढेर कर दिया, लेकिन तभी दुश्मन की एक गोली उसके माथे पर लगी। अपनी मातृभूमि के लिए टीपू सुल्तान बलिदान हो गया। एक अंग्रेज इतिहास लेखक लिखता है कि गीदड़ों ने शेर को घेर कर मार डाला। अंग्रेज अपना प्रभाव पूरे भारत में बढ़ाते जा रहे थे। कंपनी के नए गवर्नर जनरल मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स ने आते ही एक खतरनाक चाल खेली। उसने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड का माल भारत में बेचकर यहां का धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा, जिससे वहां के उद्योग बढ़ सकें।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पास किया जिसमें कहा गया कि भारत के प्राचीन उद्योगों को नष्ट कर दिया जाए। इससे भारत दरिद्र होने लगा। बंगाल के जुलाहों पर जुल्म होने लगे। ये लाल मुंह वाले फिरंगियों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। कंपनी के गुमाश्ते हमसे जबरदस्ती काम कराते हैं और हमें मजदूरी तक नहीं देते। ना बेटा ना, मना करने पर कोड़े मारते हैं। ये देखो कोड़ों के निशान। अब बताओ हम क्या करें हमने रेशम के धागे लपेटने का काम छोड़ा तो भी कोड़ों की मार पड़ी माँ, तो भी कोड़ों की मार पड़ी। हार कर हमने अपने अंगूठे काट डाले माँ, अपने अंगूठे काट डाले। सूरत के कपड़ा बनाने वालों और जुलाहों के साथ जो कुछ होता था उसे एक अंग्रेज लेखक रिचर्ड्स ने जुल्म की इंतहा कहा है। वो लिखता है, कंपनी का व्यापारी रेजिडेंट साफ कहता था कि पूरे कपड़े की तिजारत का ठेका कंपनी के पास है। वो जुलाहों से जबरदस्ती बहुत कम दामों में कपड़ा खरीदता था। जुलाहों से इतनी जबरदस्ती की जाती थी, उन्हें इतनी सजाएं दी जाती थीं कि न जाने कितने जुलाहों ने अपना पेशा छोड़ दिया था। इस पर भी उन पर जुल्म होते थे। और वो कपड़ा भी हमको दो। नहीं, वो हम यहाँ के बाजार में बेचेगा। नहीं, तुम सिर्फ हमको माल बेचेगा। हम जो भी कीमत देगा वो तुमको लेना होगा। पर तुम बहुत कम दाम देता है। हम तुमको वो कपड़ा नहीं बेचेगा। क्या बोला तुम हमको नहीं बेचेगा? नहीं। कंपनी को मना करता है। तुम्हारा ये हिम्मत, तुम कंपनी को मना करता है। ये लो। तुम्हारा ये हिम्मत, तुम कंपनी को मना करता है। कंपनी को मना करता है। नहीं बचेगा। खबरदार कोई आगे मत आना, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। बोल, कंपनी को कपड़ा बेचेगा या नहीं? बोल। छोड़ दो साहब, अब ये क्या बोलेगा? ये तो बेहोश हो गया। हम तुम सबको बता देता है कि कंपनी को कपड़ा नहीं बेचेगा तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। तुम सबका यही हाल होगा। अंग्रेजों में अब तक साम्राज्य विस्तार की लालसा प्रबल हो उठी थी। आपस में फूट पैदा करके, रिश्वतें देकर और बल प्रयोग, ये 3 तरीकों से वो भारत के तमाम इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठों की ताकत को कम करने के लिए कमर कस चुका था। उस समय पूना में बाजीराव पेशवा का शासन था। पहले अंग्रेजों ने उससे दोस्ती का नाटक किया, फिर युद्ध का बहाना ढूंढने लगे। एक दिन बाजीराव बहुत चिंतित हुआ। उसने सेनापति बापूजी गोखले को बुलाया।
बापूजी, जी। खबर मिली है कि अंग्रेजों की सेना ने पूना के पास आकर डेरा डाल दिया है। मैंने भी यही सुना है और मैं इसी मसले पर आपसे बात करने आया हूं। लेकिन अंग्रेजों की सेना का यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझे तो इरादा ठीक नहीं मालूम होता। पर अभी तक तो अंग्रेज हमारे साथ दोस्ती का बर्ताव करते रहे हैं। इस वक्त सारे देश के जो हालात हैं उनको देखकर यकीन करना मुश्किल है कि अंग्रेज भरोसेमंद दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन बापूजी, भरोसा करने के सिवाय हम और कर भी कह सकते हैं। बापूजी की तलवार में अभी धार है। मैंने पेशवाई का नमक खाया है। मेरे जीते जी तो पेशवा की गद्दी को कोई खतरा नहीं हो सकता। जानता हूं बापूजी, जानता हूं। लेकिन जब तक उधर से कोई बात ना हो, हमारा युद्ध छेड़ना भी तो ठीक न रहेगा। फिर भी तैयारी तो करनी ही चाहिए। इस वक्त अंग्रेज मुल्क की बाकी रियासतों को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की चालें चल रहा है। मैं नहीं जानता कि उसी चाल का एक मोहरा पूना को भी बनाना चाहता है। तब तो हमें दूसरे मराठा शासकों से भी बात करनी चाहिए। उसके लिए वक्त नहीं है। बस हमें अपने ही मराठा सरदारों का भरोसा करना पड़ेगा। तो फिर सेना की तैयारी शुरू कीजिए। जो आज्ञा। बाजीराव पेशवा के खिलाफ अंग्रेजों की साजिश का पता उस पत्र से भी चलता है जो सर जॉन मेलकम ने गवर्नर जनरल के नाम लिखा था। मैं राजा से लेकर रंक तक इस देश के सब लोगों से परिचित हूं, इसलिए मैं निसंकोच कह सकता हूं कि अंग्रेज सरकार का यश और उसकी कुशल दोनों इसी में है कि बाजीराव को कैद करने या मार डालने की बजाय रजामंदी से उससे पदत्याग करवाकर पेंशन देकर कहीं और भेज दिया जाए। अगर उसे मार डाला गया तो लोगों को उस पर दया आएगी और विदेशी शासन से असंतुष्ट लोग कभी भी किसी नए झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। यदि बाजीराव को कैद कर लिया गया तो भी लोगों की सहानुभूति उसके साथ रहेगी और मराठों के दिलों में एक दिन बाजीराव के भाग निकलने और फिर से अपने देश को आजाद करने की आशा बनी रहेगी। लेकिन अगर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि बाजीराव खुद अपनी सेना को बर्खास्त करके अपनी गद्दी छोड़ दे तो लोगों पर हमारे हित में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेज जानते थे कि मराठा सरदार इतनी जल्दी पेशवा के शासन का अंत नहीं होने देंगे। तब उन्होंने बाजीराव पेशवा के खिलाफ एक और चाल चली। एक अंग्रेज अफसर ने सतारा के नाबालिग राजा प्रताप सिंह की मां से मुलाकात की। आप शिवाजी का वंशज है। जी। आपका बेटा प्रताप सिंह शिवाजी का खानदानी है। मराठा राज पर तो आपका हक है। जी हाँ, है तो, लेकिन हालात तो कुछ और हैं। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अपना खोया हुआ मराठा राज ले सकें। ताकत तुमको हम देंगे। जी। हमारी फौज मदद करेगी। अंग्रेज गवर्नर जनरल बड़े इंसाफ पसंद हैं। वो चाहते हैं कि पूरे मराठा साम्राज्य का शासन उसे दिया जाए जो इसका हकदार है। लेकिन मेरा बेटा तो अभी नाबालिग है। तो आप हुकूमत चलाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी होगी। वो कैसे? आपको ऐलान करना होगा कि अंग्रेज हमारे दोस्त हैं। इस लड़ाई में पेशवा की कोई मदद नहीं करे। ठीक है। इस कागज पर ऐलान का पूरा मजमून लिखा है। जी। आप दस्तखत करके अपनी मोहर लगा दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। जी। सुनो सुनो सुनो,
शिवाजी महाराज के वंशज सतारा के राजा प्रताप सिंह का ऐलान सुनो। अंग्रेज हमारे दोस्त हैं। हाँ, बाजीराव पेशवा के खिलाफ अंग्रेजों ने जंग छेड़ी है, लिहाजा बाजीराव पेशवा से कोई किसी तरह का संबंध न रखे। हर खास और आम का फर्ज है कि इस लड़ाई में वे अंग्रेजों की मदद करे। याद रहे, इस ऐलान को न मानने वाले को अंग्रेज सिपाही मौत के घाट उतार देंगे। महाराष्ट्र के तमाम शहरों में अंग्रेजों द्वारा कराए गए इस ऐलान से चारों तरफ भय का वातावरण छा गया। बाजीराव पेशवा की हालत बहुत कमजोर हो गई। उसे जिन लोगों पर भरोसा था वो अब उससे दूर होने लगे थे। उसके सामने और कोई चारा न था, इसलिए उसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। अंग्रेज एक बार फिर अपनी चाल में सफल हो गए थे। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की चौथी कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, एसएम जहीर, सुभाष गुप्ता, जाकिर हुसैन, आदिल राणा, योगेंद्र टिक्कू, इंद्रजीत, प्रवीण शर्मा, वीणा मेहता और सुचित्रा गुप्ता। कल इसी समय इस धारावाहिक की 5वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।